कल लखीसराय में एक नौजवान ने चप्पल फेंका तो मेरे पास नहीं पहुंचा, तो हम सोचे कि पोडियम को छोड़ के सामने खड़े हो जाते हैं कि चप्पल पहुंच जाए तो लेके चले जाएंगे, साथ में इस्तेमाल हो जाएगा। दोस्तों, मुझे मालूम है कि बड़ी मुश्किल से आप लोग यहां पहुंचे हैं। प्रोग्राम का परमिशन कैंसिल कर दिया गया और आखिरी मौके पे इस कार्यक्रम का परमिशन दिया गया है। तमाम तरीके की कठिनाइयों को खड़ा करने के बावजूद मां बहनें, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान दोस्त और मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, महुआ की इस महान धरती के आप तमाम नागरिकों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मंच पे उपस्थित हमारे तमाम दोस्तों का, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का, मीडिया के दोस्तों का और प्रशासन के लोगों का, कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करवाने में जो सहयोग किया है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप तमाम लोगों को यह जानकारी है कि ये जनगण मन यात्रा 30 जनवरी को, जो कि बापू का बलिदान दिवस है, 30 जनवरी को ही आतंकवादी गोडसे ने बापू की हत्या की थी। उस बलिदान दिवस के मौके पर यह जनगण मन यात्रा बापू धाम चंपारण से चली है और विभिन्न जिलों से होते हुए अपने आखिरी दौर में आपके जिले में पहुंचा है। और ये जो जनगण मन यात्रा है, ये आने वाली 27 फरवरी को, पहले ये डेट भी 29 फरवरी था, लेकिन जैसे आपके यहाँ का कार्यक्रम का स्थान बदल दिया गया, वैसे ही पटना की रैली का डेट बदल दिया गया। लेकिन हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, चाहते हैं कि कानून के दायरे में ही चीजें हो, क्योंकि समझदारी ये है कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता है। किसी कानून का विरोध गैर कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता है। संविधान की रक्षा संवैधानिक दायरे में रहकर की ही करनी पड़ेगी। इसीलिए वो जो रैली का परमिशन था वो 29 को नहीं मिला, तो हम लोग बोले कोई बात नहीं है, 27 दे दीजिए, 27 को नहीं दीजिएगा तो 26 को दे दीजिए, 29 को नहीं दीजिएगा तो 5 मार्च को दे दीजिए। आपके हर बहाने का जवाब है, क्योंकि ये लड़ाई किसी व्यक्ति को नेता बनाने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अपना मंच सजा करके, अपना चेहरा चमका करके हीरो बनने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई चुनावी नहीं है। ये लड़ाई राजनीतिक कम और नैतिक ज्यादा है। इस बात हम तमाम लोगों को समझना पड़ेगा। और नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि अगर समाज में जुल्म हो तो जुल्म को सहना गुनाह है। और इसीलिए ये जो पूरी की पूरी संघर्ष यात्रा है, ये जनगण मन यात्रा, ये आपके घरों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको हम कैसा भारत देना चाहते हैं, किस तरीके का समाज देना चाहते हैं, इस बात को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। आने वाली 27 फरवरी को ये जनगण मन यात्रा पटना के गांधी मैदान में देश बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली के रूप में परिवर्तित होने वाला है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह और गुजारिश करना चाहता हूं कि आप महुआ के लोग हैं, महान लोग हैं। तमाम कठिनाइयों के बावजूद
बैनर जला दिया गया, परमिशन कैंसिल कर दिया गया, फिर भी आप सब कुछ कर लिए ना। तमाम धमकियों के बावजूद आज ये कार्यक्रम आप महुआ की महान धरती पर, वैशाली की महान भूमि पर कर रहे हैं ना। उसी तरीके से हमको आप ये भरोसा दीजिए कि चाहे रोड जाम कर दिया जाए, चाहे रेल जाम कर दिया जाए, चाहे कोई भी विघ्न बाधा रास्ते में खड़ा किया जाए, आप पटना जरूर आएंगे। बोलिए आएंगे कि नहीं आएंगे? सब लोग आएंगे ना। अगर आप तमाम लोग आएंगे तो मैं भी आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं, जब ये लड़ाई किसी व्यक्ति को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है, तो बिहार की इस महान भूमि से, ये भूमि जो वीर कुंवर सिंह की भूमि है, पीर अली की भूमि है, ये भूमि नक्षत्र मालाकार और जगदेव बाबू की भूमि है, ये भूमि लोहिया जी और कर्पूरी जी की भूमि है, ये भूमि बाबू जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमि है। इस भूमि से जहां आकर बुद्ध को भी बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, महावीर ने सत्य और अहिंसा का ज्ञान दिया था, सिखों के महान गुरु गुरु गोविंद सिंह की इस भूमि से इस देश की सरकार को हम कहना चाहता है कि यह सरकार, अगर तुम अंग्रेज बनने के लिए तैयार हो तो हम अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल की तरह सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना कि आप अपना धन और बाहुबल लगा करके जो अपना ईमान बेचने वाले हैं, उसका ईमान खरीद सकते हैं। आप चैनलों को खरीद करके चुनाव जीत सकते हैं, आप सेटिंग गेटिंग करके अपने गुंडों को संसद में भेज सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, ये लड़ाई जब किसी को संसद करने की लड़ाई नहीं है, तो सड़क की लड़ाई हमेशा हिम्मत से जीती जाती है, और वो हिम्मत हमारे पास है। वो हिम्मत हमारे पास है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप गोली चलाइए, आप पत्थर मारिए, आप चप्पल फेंकिए, आप बैनर जला दीजिए, आप स्टेज जला दीजिए, आप कितना भी हिंसा का सहारा ले लीजिए, आप कितना भी नफरत लोगों के दिमाग में भर दीजिए, लेकिन हम आपको कहना चाहते हैं कि अंततः जीत सच की होती है, अंततः जीत मोहब्बत की होती है, और ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के हम बिहार के गली गली में घूम रहे हैं। हम इसलिए घूम रहे हैं कि हम ये समझने लगे हैं कि किस तरीके से हमारे मुद्दों को गुमराह किया जा रहा है। हम ये समझने लगे हैं कि किस तरीके से इस देश के लोगों का जो बुनियादी सवाल है, उससे उनका ध्यान भटका करके दिन रात, चाहे टीवी हो या व्हाट्सएप हो, चाय की दुकान हो या रेल हो, बस हो, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि जब इस देश के किसान खेत में अपनी जान दे रहे हैं और उनके बच्चे जब सीमा पे अपनी शहादत दे रहे हैं, वैसी परिस्थिति में ये माहौल क्यों खड़ा किया जा रहा है? छोड़ दीजिए साहब, हमारा फोटो खींच के क्या कीजिएगा, हम सचिन तेंदुलकर थोड़ी हैं, करने दीजिए, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, हमसे अलग से 1 घंटा बतिया लीजिएगा, हम प्रधानमंत्री थोड़ी है कि इंटरव्यू नहीं देंगे। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जब खेत में मर रहे हो किसान, सीमा पे शहीद हो रहे हो जवान, तो लाजिम है कि आपके टीवी में होगा हिंदू और मुसलमान, क्योंकि आपके टीवी में यदि हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो आप ये प्रश्न पूछने लगे कि आखिर प्याज जब हम 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर हम दाल 200 रुपए हैं तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर खाने पीने की चीज महंगी हो रही है तो किसान को मुनाफा होना चाहिए ना, और किसी को मुनाफा होगा, कोई किसान आत्महत्या क्यों करेगा? हाँ, माइक ठीक होना चाहिए, तभी ठीक होगा। ये प्रश्न जब आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम प्याज 200 रुपए किलो खरीदते हैं, लेकिन किसान को प्याज का 200 रुपए किलो नहीं मिलता है।
अगर किसान को 200 रुपए किलो प्याज का दाम मिल रहा होता तो किसान के घर के बाहर भी मर्सिडीज होता, किसान भी हेलीकॉप्टर पे घूम रहा होता और किसान भी अपने बच्चे को किसान बनाता। आपको कोई किसान मिला है आज तक जिसका बच्चा गर्व से कहे कि मेरे पापा किसान हैं? और जो किसान है वो गर्व से ये कहे कि देखो खेती किसानी में बड़ा फायदा हो रहा है, तो हम अपने बाल बच्चा को कलेक्टर नहीं फार्मर बनाएंगे। ये प्रश्न आप जब सोचना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि कलेक्टर साहब का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर साहब का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, एक्टर साहब का बेटा एक्टर बनना चाहता है, लीडर साहब का बेटा लीडर बनना चाहता है। फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनना चाहता है? क्योंकि खेती किसानी में कोई लाभ नहीं बचा है। खेतों में बड़ी मेहनत से वो कोई चीज जब उगाते हैं, जब वो बाजार में उसको लेकर के जाते हैं तो उसका दाम उनको नहीं मिलता है। लेकिन जब वही चीज वो अपनी जरूरत के लिए खरीदने के लिए जाते हैं तो उनको महंगा खरीदना पड़ता है। किसान के प्याज का कोई दाम नहीं, लेकिन किसान जब बीमार पड़ जाए तो वो जब गोट्टी खरीदने के लिए जाएगा ना तो 50 पैसा का गोट्टी 50 रुपया में खरीद करके लाएगा। ये जो बेईमानी है, उस बेईमानी के चलते आज ये हुआ है कि कमाने वाले लोग चाहे किसान हो या मजदूर, लगातार उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि देश की 70% संपत्ति, 100 में से 70% इस देश के मात्र 67 लोगों के पास है। 67 लोगों के पास 67, 70% संपत्ति, और बाकी जो पूरी की पूरी आबादी है वो आबादी दिन रात अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जो नौजवान है वो नौकरी है, जिसको नौकरी मिल गया है वो जो है लड़का लड़की खोज रहा है और लड़की लड़का खोज रहा है। जो ब्याह कर लिया है वो बाल बच्चा पैदा करने की चिंता में है, और जिसको बाल बच्चा हो गया वो स्कूल के एडमिशन कराने की चिंता में है। जिसका बाल बच्चा स्कूल से पास कर गया वो कॉलेज के एडमिशन में परेशान है, और जिसका कॉलेज से पास आउट कर गया वो नौकरी ढूंढने में परेशान है। ये पूरा का पूरा एक चक्र बना हुआ है, और इस चक्र में हमारी जिंदगी फंसी हुई है, जहां हम सरकार से सवाल ना पूछ सकें, इन नीति से, इन नियत से प्रश्न ना कर सके, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है। इसीलिए हमको आपस में कभी जात के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है। हम ये सोच ना सके कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि तमाम मेरिट होने के बावजूद हम अपने भाग्य को दोष दें। हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। लड़का दिन रात जो है फील्ड में जाकर के दौड़ता है, हाइट अपना पूरा करता है, छाती नपवाता है, दौड़ता है, कसरत करता है, और जब बहाली के लिए जाता है तो किसी बहाली में कहेगा कि नाक का हड्डी टेढ़ है, किसी में कहेगा अंगूठा का हड्डी टेढ़ है। अब 3 लाख रुपया देने पे सब सोझा कैसे हो जाता है? तो ये भाग्य का दोष है, ये भाग्य का दोष नहीं है, ये नीति और नियत का सवाल है। और नीति और नियत पे हम प्रश्न ना कर सकें, अपने भाग्य को कोसते रहें, ऐसा हमारा स्वभाव बना दिया गया है। तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि हमारा क्या दोष है कि हमारे बाबूजी तड़ीपार नहीं हुए, हमारे बाबूजी पे दंगा कराने का केस नहीं हुआ, और हमारे बाबूजी देश के गृह मंत्री नहीं हुए, तभी जो है हम बीसीसीआई का सेक्रेटरी नहीं बन पाए। प्रश्न करके देखिए और सोच करके देखिए, क्या मेरिट है भाई अमित शाह के बेटा जय शाह का? यही ना कि उसका बाप अमित शाह है, यही ना मेरिट है। इस देश के जो बाकी नौजवान हैं, जिनके सपने, कोई गिटार बजाना चाहता है, कोई हारमोनियम बजाने के लिए सीखना चाहता है, कोई माउथ ऑर्गन बजाना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, ये हमारे सपने हैं। लेकिन हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, इसलिए हमारे दिमाग में
टीवी के माध्यम से और व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से जहर भेजा जाता है। ये सवाल कोई हमको नहीं बता रहा है कि आखिर 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है। जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है वो परेशान है कि नौकरी नहीं मिल रहा। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। नहीं, ताली बजाने वाला बात थोड़ी है, शर्म की बात है भाई, ताजी ताली बजाने वाला बात है। और यही स्थिति रही तो 2020 में 18 लाख लोगों की और नौकरियां चली जाएगी। ये हमारा बुनियादी सवाल है। दिन रात घर में क्या चर्चा होता है। देखिए ना, एक महल में नहीं गुजारा हो रहा है, किसी तरह पैसा बचाते हैं तो एक महल और ठोक देते हैं। पहला बेटी का लड़का खोजने में परेशान है, उस पर कर्जा हो गया है। ब्याह होते होते जो है दूसरा बेटी का लड़का खोजने माए बाप परेशान हो जाते हैं। ये जीवन की समस्या है। उस पे सरकार क्या करती है, रोज बरोज एक नया बखेड़ा खड़ा करके अलग से लोगों को परेशान करती है। राजनीति अगर देश में होनी चाहिए तो वो लोगों के मुद्दों पे होना चाहिए कि अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, अच्छी सड़कें कैसे बने, अच्छे अस्पताल कैसे बने, लोगों को रोजगार कैसे मिले, किसानों को उनके फसल का दाम कैसे मिले। इस पे राजनीति होनी चाहिए ना। लेकिन अगर इस पे राजनीति होगी तो बताइए, आपकी सरकार, हमारी सरकार सरकारी कंपनियों को बेच करके माल कैसे कमाएगी, कैसे माल कमाएगी। देश में अगर हिंदू मुसलमान का बहस नहीं होता रहेगा, देश एनआरसी पे नहीं उलझा रहेगा, तो एलआईसी बिक जाने पे कौन सवाल करेगा। कौन ये सोचेगा कि ऐसी कौन सी राष्ट्रवादी सरकार है भाई साहब जो देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही है। सीधा हिसाब है, हमको बता दीजिए। सरकार जो माई बाप है सरकारी कंपनी का, माई बाप आप देखे हैं कि अपना बच्चा को भूख लगे, कहे पापा पापा दूध दीजिए, तो उसको चप्पल से मारे। अब पड़ोसी के बच्चा को गोदी में उठा के, पुचकार के, मुंह में फेयर एंड लवली लगा के, और दूध में बॉर्नवीटा दूध चम्मच दे करके उसको पिलाए। ये कैसी सरकार है भाई, जिसको सरकारी बीएसएनएल की चिंता नहीं है, जिसको सरकारी एयर इंडिया की चिंता नहीं है, जिसको राष्ट्रीय संपत्ति रेलवे की नहीं है, जिसको सरकारी नौकरी करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी चिंता नहीं है। इस है ना, वर्दी पहन करके। हेलो, इनका पेंशन जो है, अच्छा बारी बारी से लेंगे, ये खड़ा होगा फिर वो ले लेंगे। लोकतंत्र में भी यही होना चाहिए, एक सरकार काम नहीं करे तो दूसरा बदल के ले आना चाहिए। अब आप हमको बताइए, ये जो सरकारी वर्दी पहन करके सब पुलिस के लोग खड़े हैं, ये सरकारी नौकरी करते हैं ना। ये नयका नयका बहाली जिसका सब भी हुआ है ना, किन्हीं को पेंशन नहीं मिलेगा।